नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय ड्रेस मेकिंग के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज मैं आपको पैटर्न और स्प्रेडिंग के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। सबसे पहले जानते हैं पैटर्न के बारे में। किसी भी वस्त्र को बनाने के लिए सबसे पहले उसका पैटर्न बनाया जाता है। जब हमें कोई भी गारमेंट बनाना होता है तो हम उसकी नाप लेते हैं, जिसके लिए भी बनाना है उसकी नाप लेंगे हम। उसके बाद कपड़े पर काटने से पहले उसका एक पेपर पैटर्न तैयार करते हैं। पेपर पैटर्न तैयार करने से फ़ायदा ये रहता है कि हम एक फुल मेज़रमेंट का पैटर्न तैयार करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कपड़ा कैसा बनेगा, किस तरीके का बनेगा, इसलिए पैटर्न बनाना इंपॉर्टेंट होता है। और कपड़ा कट करने से पहले जब पैटर्न अगर हमारे पास में रहता है तो हमें इस बात का अंदाज़ा लगाने में आसानी होती है कि कपड़ा कहाँ से कितना कट करना है, कपड़ा इससे वेस्ट नहीं होता है। यह उच्च प्रशिक्षित तकनीक है। औद्योगिक क्रांति से पहले इस तकनीक का महत्व तो काफ़ी अधिक था, क्योंकि अनुकूलित या कस्टमाइज्ड वस्त्रों के निर्माण के लिए टेलर ग्राहकों के निजी नापों की सहायता से पैटर्न बनाते थे। जिसका भी मेज़रमेंट लेकर के और गारमेंट तैयार करना है, टेलर उसका एक पैटर्न तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके रेगुलर कस्टमर्स होते थे। तो एक बार बार उनका नाप ले करके तैयार गारमेंट्स का सिलने से अच्छा है कि वो उनका पैटर्न तैयार कर लेते थे, और जब भी उन्हें उनके लिए कपड़े तैयार करने तो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो कपड़े बनाते थे। पैटर्न हाथों के अलावा कंप्यूटर में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा भी बनाए जाते हैं। हम कंप्यूटराइज्ड पैटर्न तैयार कर लेते हैं, हम हाथों से पैटर्न तैयार करते हैं। ब्राउन पेपर पर हम नाप फुल मेज़रमेंट ले करके और नाप के अकॉर्डिंग जो भी गारमेंट हमें बनाना है हम उसका पैटर्न तैयार करते हैं। सेम चीज़ है कि कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं, कोडर या इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कोरल सॉफ्टवेयर हो गया आपका, तो हम उस पर जो भी मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न तैयार करते हैं और उसका प्रिंट ले करके फिर कट करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में पैटर्न को पतरन भी कहा जाता है। हम पैटर्न को पतरन भी कहते हैं। पैटर्न सिलाई एवं फैशन डिज़ाइनिंग में पैटर्न का अभिप्राय जिस वस्त्र को तैयार किया जाना है उस वस्त्र को बनाने के लिए कटिंग से पहले कागज़ पर ठीक वैसा ही नमूना तैयार करने से है। हमें जो भी गारमेंट बनाना है उसके लिए हम पेपर पर पहले उसके अकॉर्डिंग फुल मेज़रमेंट का एक जो है ड्राफ्ट बना करके और कट कर लेंगे, और उसके बाद हम कपड़ा कट करेंगे। सबसे पहले कागज़ पर वस्त्रों की ड्राफ्टिंग तैयार की जाती है, फिर फाइनल ड्राफ्ट को जब रेखाओं से काट लिया जाता है तब वह पैटर्न तैयार किया जाता है। जैसे ब्राउन पेपर लिया हमने, फुल साइज़ जो भी मेज़रमेंट है हमारा 36 का है, 32 का है, जो फुल मेज़रमेंट का हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। उस ड्राफ्ट को लाइन के अकॉर्डिंग हम पूरा कट कर लेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसकी हमारा कपड़ा कैसा बन करके तैयार हो। वो पेपर पे जो कटिंग हम करते हैं वो पैटर्न हमारा कहलाता है। और पैटर्न में जब हम बनाते हैं तो हम उसमें कहाँ पर अलाउंस देना है, डॉट्स देना है, इन सब का निशान भी लगाते हैं। कपड़े को काटने से पहले कागज़ पर ड्राफ्टिंग बनाने एवं पैटर्न काटने की प्रक्रिया को पैटर्न कटिंग अथवा पैटर्न मेकिंग कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस एक पैटर्न कटिंग या पैटर्न मेकिंग कहलाता है, जिसमें हम पेपर के ऊपर ड्राफ्ट बनाते हैं, उसको चेक करते हैं और उसके बाद उसको कट करके तैयार करते हैं। पैटर्न बनाने का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है, हम पैटर्न क्यों बनाएं? तो पैटर्न बनाने का अपना एक महत्व है। पैटर्न बनाने से हमें निम्नलिखित लाभ होता है। समय की बचत होती है। जब हमारे पास पैटर्न बना हुआ होता है तो हमारा टाइम सेव होता है। कैसे टाइम सेव होता है? अगर पैटर्न बनाकर वस्त्र काटने में यद्यपि प्रारंभ में कुछ समय अवश्य खर्च होता है, लेकिन यदि एक ही नाप के अधिक वस्त्र बनाने हो तो पैटर्न मेकिंग विधि द्वारा कपड़ों की कटिंग आसान और जल्दी हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में जब हम पैटर्न बनाते हैं हो सकता है हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन जब हमें एक ही नाप के बहुत सारे गारमेंट्स बनाने हैं तो हम उसका पैटर्न तैयार कर लेंगे। तो हम और उस पैटर्न को रख करके हम अगर कपड़े की कटिंग करेंगे तो हमें हर एक गारमेंट के लिए अलग से नाप नहीं लेनी पड़ेगी। हम अलग से नाप नहीं लेंगे तो हमारा टाइम सेव होगा, आसानी और जल्दी से हो जाती। पैटर्न का माप के अनुसार रिकॉर्ड हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर उसका पुनः उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही हम जो भी पैटर्न बनाते हैं हमें उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। रिकॉर्ड रखने से फ़ायदा ये है कि अगर हमें भविष्य में उसी नाप के फिर से गारमेंट्स तैयार करने होते हैं तो हम पैटर्न जो है अलग से फिर से नाप ले करके पैटर्न तैयार करने से अच्छा है कि हम पुराने पैटर्न को पुनः यूज़ कर लें। तो पैटर्न बनाने से सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा टाइम सेव होता है। हमें एक ही नाप के बहुत सारे गारमेंट्स अगर बनाने हैं तो बार बार नाप नहीं लेनी पड़ती है, एक ही पैटर्न के थ्रू हम सारे गारमेंट्स कट कर सकते हैं। गलतियों को सुधारने हेतु
जब हमारे पास पैटर्न बना हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है। पैटर्न अगर हमें कपड़ा कट करने से पहले हमने पैटर्न तैयार कर लिया, पैटर्न हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे गारमेंट में कहाँ पे दोष आ सकता है, क्या बनने के बाद ये गारमेंट कैसा लगेगा, तो इस बात का हमें अंदाज़ा लग सकता है। पैटर्न बनाने पर वस्त्र की रूपरेखा सामने आ जाती है। यदि पैटर्न में कोई गलती हो तो उसे आसानी से सही किया जा सकता है, जिससे कपड़ा खराब नहीं होता और गलती में सुधार होता है। अगर हमने पैटर्न बना लिया है तो हमें गलतियाँ पता चल जाती हैं, हम उन्हें पैटर्न पर ही सही कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैटर्न नहीं है और हमने डायरेक्ट कपड़ा कट कर लिया है तो जो गलतियाँ हैं वो हमें कपड़े पर, जब हमारा कपड़ा कट के तैयार हो जाएगा तब हमें पता चलेगा, जिससे कपड़ा हमारा वेस्ट हो सकता है। तो अगर हमने पैटर्न बनाया है, उस पर हमारा अगर मिस्टेक है तो हम उस मिस्टेक को पैटर्न पर ही सही कर लेंगे, और सही करने के बाद जब हम कपड़ा कट करेंगे तो हमारी गलतियां भी सुधर जाएंगी और हमारा कपड़ा भी सेफ रहेगा। डिज़ाइन बनाना, पेपर पैटर्न पर ग्राहक की इच्छा अनुसार डिज़ाइन बनाया जा सकता है, जिससे वस्त्र सुंदर बने। और यदि डिज़ाइन बनाते समय पैटर्न में कोई कमी लगे या डिज़ाइन कपड़े पर अच्छा ना लगे तो उसे आसानी से बदला। एक चीज़ ये भी है कि हमें कस्टमर ने या ग्राहक ने कोई डिज़ाइन बताया है और उस नहीं आइडिया है कि वो कपड़े पर कैसा लगेगा, तो जो हम पैटर्न बनाते हैं, हमने उस पैटर्न पर अगर वो डिज़ाइन बना लिया है तो हमें पता चल जाएगा कि वो डिज़ाइन अच्छा लगेगा कपड़े पे बन करके या नहीं अच्छा लगेगा। अगर वो कपड़े पे अच्छा नहीं लगता है तो हम ग्राहक को बता सकते हैं कि ये आपके कपड़े पर अच्छा नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जा सकता है, तो पैटर्न पर चेंज करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कपड़ा बन गया, सिल गया और वो फिर ग्राहक के सामने जाता है और ख़राब लगता है तो उसको चेंज करना मुश्किल होता है, पूरा कपड़ा वेस्ट हो जाए। तो इसलिए डिज़ाइन बना करके, पैटर्न पर डिज़ाइन बना करके हम उसको देख सकते हैं कि वो सही है या नहीं, गलतियां सुधार सकते हैं, समय की बचत हो सकती है, डिज़ाइन बना सकते हैं। किफ़ायती लेआउट, पैटर्न से लेआउट तैयार करने में सुविधा होती है। लेआउट करने से कपड़े का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि डिज़ाइन सहित पैटर्न की कटाई के बाद कपड़े में कौन सा भाग कहाँ से काटा जा सकता है, इसका निश्चय आसान। जब हम पैटर्न तैयार कर लेते हैं, उससे हम लेआउट करते हैं कपड़ों पर, तो हमें ये अंदाज़ा पैटर्न को हम कपड़े पर रख करके इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ से निकलेगा, फ्रंट कहाँ से निकालेंगे हम, बैक पार्ट कहाँ से निकालेंगे, अपर पार्ट कहाँ से निकालेंगे, लोअर पार्ट कहाँ से निकालेंगे, स्लीव्स कैसे निकलेगी। तो हमें ओवरऑल सारे गारमेंट्स में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको निकालने का एक अंदाज़ा हो जाता है। इससे पैटर्न बना करके कपड़ा कट करने में आसानी होती है। पैटर्न का रिकॉर्ड, पैटर्न को सुरक्षित रखकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे समय, धन और श्रम की बचत होती है। हम पैटर्न का रिकॉर्ड रख सकते हैं, जिससे अगर फ्यूचर में हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम बचेगा, हमारी मेहनत बचेगी, और जब हमारा टाइम, मेहनत बचेगी तो हमारे पैसे भी बचेंगे। पैटर्न के प्रकार, पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? शरीर की नाप एवं त्रुटियों के अनुसार कई प्रकार के पेपर पैटर्न का निर्माण किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है। हम कई तरीके से पेपर पैटर्न तैयार कर सकते हैं, जिनका हम यूज़ करके गारमेंट्स को अच्छा बना सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं, कपड़े को बचत कर सकते हैं। साधारण पैटर्न, इस प्रकार के पैटर्न आमतौर पर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सिखाने, ये साधारण पैटर्न है या कॉमन पैटर्न भी हम इसे कह सकते हैं। जो लोग सिलाई सीखना स्टार्ट करते हैं या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो नए बच्चे आते हैं जो सिलाई सीखना शुरू करते हैं, उनको इस तरीके के पैटर्न बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस तरीके के प्रशिक्षण प्रारंभिक होते हैं, पैटर्न प्रारंभिक पैटर्न होते हैं। विशेष या व्यक्तिगत पैटर्न, जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पैटर्न तैयार करते हैं या उसकी नाप का पैटर्न तैयार करते हैं तो वो व्यक्तिगत पैटर्न कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति की नाप का पैटर्न बना करके हम कई सारे जो सामान्य काठी के लोग होते हैं या जिनकी आकृति सामान्य होती है, इनकी नाप सामान्य, और एक ही पैटर्न सुन। लेकिन कई बार होता है कि असामान्य व्यक्ति या उनकी शारीरिक बनावट की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हम जो है उनकी नाप के अनुसार पैटर्न तैयार करते हैं, तो ये व्यक्ति विशेष पैटर्न कहलाते हैं, क्योंकि उस पैटर्न का इस्तेमाल किसी और के लिए हम नहीं कर सकते हैं। जिस भी हिस्से को उनका पैटर्न में जो है दोष है उसको ध्यान में रख करके वो पैटर्न तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के पैटर्न किसी व्यक्ति विशेष की नाप के अनुसार एवं शारीरिक बनावट को दृष्टि में रखकर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के पैटर्न आमतौर पर दुकानों एवं व्यावसायिक कार्य करने वाले कारीगरों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की शारीरिक नाप एवं बनावट के आधार पर बनाए जाते हैं, जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग नहीं किए जा सकते, इसीलिए इन्हें व्यक्ति विशेष कहते हैं। जो
कमर्शियल यूज़ के लिए ये पैटर्न्स बनाते हैं, जो कमर्शियल जो या व्यावसायिक काम करते हैं कारीगर, जिनको बहुत सारे काम करना, तो उनको पर्टिकुलर वो किसी व्यक्ति का जो है उन्होंने गारमेंट बनाना है और उसमें कुछ दोष है या उनकी शारीरिक बनावट कुछ अलग है, तो उसके लिए वो पैटर्न तैयार कर लेते हैं, जो व्यक्ति विशेष पैटर्न कहलाता है। दोष रहित या निर्णायक पैटर्न, जिस पैटर्न में कोई दोष नहीं होता है वो दोष रहित पैटर्न कहलाता है या निर्णायक पैटर्न कहा जाता है। इस प्रकार के पैटर्न साधारण त्रुटियों को दूर करने के बाद तैयार किए जाते हैं। कपड़े पर त्रुटि को हटाने के लिए पैटर्न पर ही त्रुटियों को हटा दिया जाता है। जब हम पैटर्न तैयार करते हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है या कोई दोष आ रहा है तो उसको हम पैटर्न पर कट करने से पहले ही सही कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कपड़े में दोष नहीं आता है, कपड़ा हमारा वेस्ट होने से बचता है और कपड़ा त्रुटियों से रहित रहता है। इसलिए इसे दोष रहित या निर्णायक पैटर्न कहते हैं। निर्णायक पैटर्न इसलिए हो जाए क्योंकि जब उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, वो सामान्य पैटर्न की तरह से हो जाएगा, उसकी मेजरमेंट सही रहेगी, उसकी कटिंग सही आएगी, तो वो कपड़ा भी सही कट करेगा, इसलिए उसे दोष रहित पैटर्न या निर्णायक पैटर्न कहते हैं। रेडीमेड पैटर्न, इस प्रकार के पैटर्न विशेष प्रकार की ट्रेसिंग पेपर से बनाए जाते हैं। बाजार में किसी भी अच्छी फैशन शॉप या पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। ये पैटर्न स्टैंडर्ड नापों पर बनते हैं। रेडीमेड पैटर्न जो भी होते हैं वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट पर बनते हैं। वो 32 इंच के, 34 इंच के, 36 इंच के, 2-2 इंच के डिफरेंस पर वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट पर बनाए जाते हैं, जो कि सामान्य शारीरिक संरचना वाले व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी अच्छी फैशन शॉप पर आप जाएंगे, बुटीक में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इनको ट्रेसिंग पेपर पर, एक विशेष प्रकार के ट्रेसिंग पेपर पर बनाया जाता है, इसीलिए ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट पे बनाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें रेडीमेड पैटर्न कहते हैं। फिटिंग पैटर्न, ये पैटर्न विशेष नाप के होते हैं तथा मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। सामान्यतः 36, 34, 32 के ही पैटर्न मार्केट में मिलते हैं। ये कार्डबोर्ड के बने होते हैं तथा इनका उपयोग रेडीमेड गारमेंट्स को काटने में किया जाता है। फिटिंग के पैटर्न ये भी रेडीमेड पैटर्न की तरह से ही होते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट पर होते हैं। 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच के पैटर्न, जो मेनली 32, 34 एंड 36 इंचेस के जो पैटर्न होते हैं वही मार्केट में उपलब्ध होते हैं। ये कार्डबोर्ड के बने होते हैं। जब किसी फैक्ट्री वगैरह में बल्क में काम करना होता है, ये बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारा किसी वर्कशॉप में कपड़े कट होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स बनाने में, तो इस तरीके के पैटर्न को हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आसानी से कपड़ा एक साथ जल्दी से कट किया जा सके। ब्लॉक पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न भी पैटर्न का ही एक टाइप है। मोटे गत्ते, टीन की सामान्य चादर एवं मोटी जिंक शीट अथवा तांबे की चादर को पर काट करके तैयार किए गए पैटर्न को ब्लॉक पैटर्न कहा जाता है। मोटी शीट पर ये पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न हम ब्राउन पेपर पे कट करते हैं तो हमारा साधारण, ब्लॉक पैटर्न के लिए मोटे गत्ते, टीन की सीट, मोटी जिंक सीट या तांबे की चादरों को काट करके जो है पैटर्न तैयार किए जाते हैं। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ एक ही माप एवं साइज़ के वस्त्रों का उत्पादन अधिक मात्रा। ज़्यादातर इस तरीके के जो ब्लॉक पैटर्न्स होते हैं वो फैक्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही नाप के बहुत सारे कपड़ों को काटना होता है, एक्सपोर्ट करने के लिए कट करना होता है, मार्केट के लिए सेल करने के लिए, तो एक ही नाप के कट करना। तो वहाँ पर अगर पेपर का हम पेपर पैटर्न तैयार करके रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाए। इसीलिए मोटे गत्ते, टीन की सामान्य चादर या मोटी जिंक शीट पर हम पैटर्न स्टैंडर्ड नाप का कट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े पर कटिंग करके कपड़ों का उत्पादन करते हैं। तो ये जो ब्लॉक पैटर्न हो ज़्यादातर व्यावसायिक क्षेत्र में काम करने या फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह पैटर्न टिकाऊ होते हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में सुरक्षित रखकर समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग में। ये मोटी चादरों के बने हुए होते हैं, इसलिए लोहे की चादर या टीन गत्ते इस तरीके के चादरों से बने होते हैं तो ड्यूरेबल होते हैं। इनका बार बार इस्तेमाल करने पर भी ये ख़राब नहीं होते हैं, जिस कारण इनको आसानी से सहेज के रखा जा सकता है और इनका रिकॉर्ड जब सुरक्षित रखे तो टाइम टाइम पर हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती है हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। ग्रेडिंग पैटर्न, इसमें एक ही पैटर्न को काटा हुआ होता है जिसमें 32 से 42 तक के साइज़ बने होते हैं। हर साइज़ में 2-2 इंच का अंतर होता है। ये ग्रेडिंग पैटर्न में ग्रेड दिए हुए होते हैं जो छोटे से बड़े की तक होते हैं। एक ही पैटर्न हम कट करते हैं और उसमें 2-2 इंच का डिफरेंस करके हम जो पैटर्न कट करेंगे वो फुल साइज़ पैटर्न यानी 42 इंच का पैटर्न हम कट करेंगे और उसमें हम 2-2 इंच का कम करते हुए 32 इंच तक का ग्रेड देते हैं, जिससे कि हम एक ही पैटर्न से कई
नाप के गारमेंट्स को एक साथ कट कर सकते हैं और हमें अलग अलग पैटर्न बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हर 2 इंच के पैटर्न के बाद में निशान बने हुए होते हैं, डॉट्स होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके हिसाब से हमें जिस भी नाप का, अगर हमें 34 इंच का पैटर्न तैयार करना है, 34 इंच की मेजरमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना है या कपड़ा कट करना है, तो हम 32 और 36 के बीच में हमारा 34 इंच होगा, जिस पर हम निशान लगा करके और कपड़ा कट कर सकते हैं। इसमें एक ही पैटर्न कटा हुआ होता है, जिसमें 32 से 42 तक के साइज़ बने होते हैं। हर साइज़ में 2 इंच का अंतर होता है। जिस साइज़ में कपड़ा काटना है उसके पैटर्न द्वारा कपड़े पर निशान लगाते हैं। इस पैटर्न से समय की बचत होती। एक ही पैटर्न हमने तैयार किया, उसमें अलग अलग नाप के हमने ग्रेड तैयार कर दिए हैं, तो हमें बहुत सारे पैटर्न्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अलग अलग नाप के पैटर्न्स बनाने, हमने एक ही 42 इंच के पैटर्न से ही 32 इंच का कपड़ा भी हम कट कर सकते हैं और 36 इंच का कपड़ा भी कट सकते हैं, 40 इंच का। तो हमने एक पैटर्न तैयार कर लिया, उससे अलग अलग गारमेंट्स कट, तो हमारा टाइम सेव होता है। इस प्रकार से एक बार फिर से देख लेते हैं पैटर्न्स की टाइप्स। साधारण पैटर्न, व्यक्ति विशेष पैटर्न, यानी जो हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के लिए बनाते हैं वो व्यक्ति विशेष। दोष रहित पैटर्न, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, जो डिफेक्ट्स को दूर करने के बाद बनाए जाते हैं, इसीलिए इनको निर्णायक पैटर्न कहते हैं। रेडीमेड पैटर्न, जो मार्केट में विशेष ट्रेसिंग पेपर द्वारा बने बनाए मिलते हैं। फिटिंग पैटर्न, फिटिंग पैटर्न भी मार्केट में मिलते हैं और ये 32, 34 या 36 इंच में ही अवेलेबल है मार्केट में। इनका उपयोग जहाँ पर बहुत सारे कपड़े एक साथ बनाने होते हैं वहाँ पर किया जाता है। ब्लॉक पैटर्न, ब्लॉक पैटर्न मोटी शीट्स के बने हुए होते हैं। जब हमें फैक्ट्रीज़ वगैरह में इनका बहुत सारे बल्क में कपड़े तैयार करने होते हैं, एक ही नाप के बहुत सारे कपड़े कट करने हैं, तो वहाँ पर ब्लॉक पैटर्न्स का होता है। ब्लॉक पैटर्न्स ड्यूरेबल होते हैं, जिन्हें आसानी से टाइम टू टाइम हम इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ग्रेडिंग पैटर्न, ग्रेडिंग पैटर्न में एक ही पैटर्न में कई सारे नाप्स बनी हुई होती हैं, जिनके इस्तेमाल से हम एक ही पैटर्न से कई छोटी या बड़ी नाप के गारमेंट्स को कट कर सकते हैं। इससे टाइम बचता है हमारा। पैटर्न मेकिंग में सावधानियाँ, हमें पैटर्न बनाते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बिना जल्दबाजी में कोई भी काम हम जल्दबाजी में करेंगे तो वो गलत हो सकता है। तो हमें हर काम करते समय कुछ सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे ही पैटर्न मेकिंग के टाइम पे भी हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पैटर्न बनाते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए। पैटर्न पूरी साइज़ का होना चाहिए। जब भी हम पैटर्न कट कर रहे हैं तो पैटर्न फुल साइज़ का कट करना चाहिए। ब्राउन पेपर पर ड्राफ्ट बनाते समय वस्त्र की सभी नाप पास में होनी चाहिए। हमारे पास सभी मेजरमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने चेस्ट की मेजरमेंट ले ली, फुल लेंथ मेजरमेंट ले ली, बाकी मेजरमेंट नहीं हम अंदाजे से, ऐसा नहीं। हमने जो भी ग्राहक की मेजरमेंट ली है वो हमारे पास पूरी नाप होनी चाहिए और पूरी नाप का ही ड्राफ्ट बनाना चाहिए। पैटर्न पूरी साइज़ का होना चाहिए, उसको आधा आधा करके आप नहीं बना सकते हैं। ड्राफ्ट हमेशा पेपर के बैक साइड बनाना चाहिए। पेपर पे एक रफ साइड होती है, एक स्मूथ साइड होती है। स्मूथ साइड पे ड्राफ्ट नहीं बनाना चाहिए। ड्राफ्ट हमेशा उसका जो रफ साइड होता है उस साइड पर यानी बैक साइड पे बनाना चाहिए। ड्राफ्ट बनाने के लिए हमेशा पतली और साफ लाइन में बनाना चाहिए। मोटी लाइन से आप या कई सारी लाइनें एक साथ खींच देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस लाइन पे कट करना है, आपका एग्जैक्ट मेजरमेंट कौन सा है। इसलिए जब भी आप ड्राफ्ट बनाते हैं आप कोशिश करिए कि पतली और सिंगल लाइन में हो और एग्जैक्ट मेजरमेंट से हो। कटिंग से पहले ड्राफ्ट को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। पेपर पैटर्न को कट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरा ड्राफ्ट एक बार अच्छे से चेक कर लें। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे कोई मेजरमेंट आपने मिस कर दिया है या कहीं पर आपने कोई भी लाइन मिस कर दी है, इसलिए उसको कट करने से पहले एक बार चेक कर लें। डिज़ाइन, फ्रिल, डॉट्स, पॉकेट, बैलेंस मार्क्स आदि सभी के लिए निशान एवं नोच लगा देना चाहिए। जब भी हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद पैटर्न बनाते हैं, तो हमें डॉट्स कहाँ पे डालनी है, कहाँ पे फ्रिल, कहाँ पे पॉकेट लगानी, इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे नोचेस या निशान लगा देने चाहिए, जिससे जब हम गारमेंट सिलेंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा लग जाए कि कहाँ पर कौन सा हिस्सा आएगा। तो डिज़ाइन बनाते समय डॉट्स, पॉकेट, बैलेंस मार्क्स को निशान लगा देना चाहिए। अगर हम ये निशान नहीं लगाएंगे तो हमें नहीं ध्यान रहेगा कि कहाँ पे डॉट्स हमें डालनी है, कहाँ पे हमें पॉकेट लगानी है। हो सकता है जब हम पॉकेट्स या डॉट्स लगाएं तो हमारा वो ऊपर नीचे हो जाए या उस बैलेंस नहीं आएगा, फिटिंग सही नहीं आ सकती, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पैटर्न बनाने के उपकरण, हम किन किन उपकरणों की सहायता से पैटर्न बना सकते हैं। पैटर्न मेकिंग उपकरण की सहायता से पैटर्न बनाने में सुधार करने एवं ग्रेडिंग में मदद मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न मेकिंग उपकरण निम्नलिखित हैं। जब भी हम पैटर्न मेकिंग का
करते समय उनके टूल्स का यूज़ करते हैं तो हम पैटर्न सही से बना पाते हैं। पैटर्न में ग्रेड करना आसान हो जाता है, पैटर्न को कट करना आसान हो जाता है, तो इसलिए पैटर्न के टूल्स को यूज़ करना चाहिए। सीधी पिन, ये पिन स्टील की बनी होती हैं। ये पिनें पैटर्न टुकड़ों को साथ साथ पकड़ने में मदद करती हैं एवं इन्हीं पिनों के द्वारा मार्किंग तथा कटिंग से पहले फैब्रिक पर पेपर को सेट किया जाता है। पिन बहुत छोटी छोटी सी होती है, पतली सी नुकीली सी। इनका इस्तेमाल करके हम जो पैटर्न्स के टुकड़े होते हैं उनको एक साथ रखते हैं जिससे वो हिलते नहीं। जब हम पैटर्न्स को कपड़ों के ऊपर सेट करते हैं तो वो कपड़ों के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। अगर हम वैसे सिर्फ कपड़े फैला करके और उसके ऊपर पैटर्न रख देंगे उनको, तो हो सकता है उड़ जाए या खिसक जाए, पंखा चल रहा हो तो भी खिसक जाए, आपका हाथ लगा पैटर्न आपका खिसक गया तो आपको हो सकता है मेजरमेंट गलत हो जाए, इसलिए या कपड़ा वेस्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को बचने के लिए हम जब पेपर को कपड़े पर फैलाते हैं या पैटर्न लेआउट करते हैं तो इन पिन से टक कर देते हैं तो आसानी से वो फिक्स रहते हैं और इनको रिमूव करना भी आसान होता है। पिन होल्डर, यह पिन को संभाल कर रखने का वाला एक डिवाइस है। पिन होल्डर जो पिन को होल्ड करके रखता है जिससे हमारी पिन इधर उधर फैलती नहीं है, खोती नहीं है, काम करने में हमें आसानी रहती है। हमें एक ही जगह पिन रखी होती है तो हमें आसानी से मिल जाती हैं। कुछ वो इस तरीके से रखी जाती हैं। पेंसिल पेन, लाल एवं नीले रंग की पेंसिल का प्रयोग पेपर पैटर्न पर कटिंग मार्क्स एवं स्टिचिंग लाइंस को पहचानने के लिए किया जाता है। हम दो तरीके की पेंसिल जो है यूज़ करते हैं जिससे कि हम जो कटिंग लाइंस हैं उनको और जो स्टिचिंग लाइन है उनको बैलेंस कर सकते हैं। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहाँ से हमें कट करना है तो हमें मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि हम जो स्टिचिंग लाइन है वो भी हम मार्क करके रखते हैं कि हमें यहाँ से सिलाई रखनी, कितना अलाउंस रखना है, कितना लूजिंग रखनी है, हम इसका भी ध्यान रखते हैं। ड्राफ्ट एग्जैक्ट मेजरमेंट का बनाने के बाद जब हम पैटर्न कट करते हैं तो उसमें अलाउंसेस रखे जाते हैं, इसलिए और उन अलाउंसेस और स्टिचिंग के बीच के डिफरेंस को जानने के लिए हम दो कलर की लाल या और नीले रंग की पेंसिल का यूज़ करते हैं। नोचर, इस टूल की सहायता से गाइड मार्क्स बनाए जाते हैं। नोचर इस टाइप का एक टूल होता है जो आपको गाइड मार्क्स बनाने में आसानी से मदद करता है। गाइड मार्क्स क्यों बनाए जाते हैं, हमें ये पता रहना चाहिए कि कहाँ पर पॉकेट्स हैं, कहाँ पर डॉट्स हैं, इस तरीके के जो भी निशान है, या कॉलर कहाँ से फिट करना है तो हम वहाँ पर नोचेस बनाते हैं। निशान जो उस नोचेस को बनाने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं, इसे नोचर कहते हैं। ट्रेसिंग व्हील, इस टूल में दंतुर किनारे होते हैं जिसकी मदद से यह आसानी से पैटर्न मार्किंग पे खिसकता है। ये आपका ट्रेसिंग व्हील होता है। इसके जो किनारे होते हैं वो छोटे छोटे सुने दांते से बने हुए होते हैं जिनको जब हमें ड्राफ्टिंग के टाइम पर या पैटर्न मेकिंग के टाइम पर जो एक मेज़रमेंट को दूसरी साइड में मेज़र करने के लिए हम इसको पेपर पर चलाते हैं तो हमारा जो मेज़रमेंट होता है, सपोज़ हमने लेफ़्ट साइड का जो है ड्राफ्ट तैयार कर लिया और उसे में राइट साइड के लिए भी तैयार करना है सेम मेज़रमेंट, तो हम पेपर को एक दूसरे के ऊपर रख करके और ट्रेसिंग व्हील से उस पर जितनी भी लाइन्स या ड्राफ्ट बने उस पर चलाते हैं तो अच्छे से इनके दंतुर किनारे होते हैं जिसकी सहायता से ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जो भी हमारे मार्क्स होते हैं उनको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करने में ये टूल काफ़ी हेल्प करता है। रूलर, सीधी लाइंस के लिए मेटल रूलर का प्रयोग किया जाता है। कर्व को मापने के लिए कर्व रूलर का प्रयोग किया जाता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं एवं नाप लेते समय इन्हें मोड़ा जा सकता है। रूलर लकड़ी का या मेटल का होता है, लेकिन सीधी लाइंस के लिए ज़्यादातर हम मेटल्स के यूज़ करते हैं जो ईज़िली इससे हमें जो है अवेलेबल भी हो जाता है और आसानी से काम भी करता है। कर्व हमें देना है तो हम कर्व रूलर का प्रयोग करते हैं। आर्म होल में हमें कर्व देना है या बॉटम्स में हमें कभी कभी कर्व देना है तो हम इस तरीके के कर्व रूलर का प्रयोग करते हैं। ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं जिसको हम जैसा भी कर्व देना है वैसे मुड़ जाते हैं। तो पेंसिल, नोचर, ट्रेसिंग व्हील, रूलर, ये कुछ ऐसे हमारे टूल्स हैं जिनकी सहायता से हम पैटर्न तैयार करते हैं। फैब्रिक स्प्रेडिंग, अभी तक हमने बात की थी पैटर्न कैसे बनते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, उनको बनाने में कितना ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं फैब्रिक स्प्रेडिंग की। फैब्रिक स्प्रेडिंग क्या होती है? यह कपड़े की कटिंग से संबंधित एक प्रारंभिक कार्य है जिसमें कपड़े को राइट एवं रॉन्ग साइड के मध्य एक पूर्व निर्धारित दिशा तथा संबंध में एक के ऊपर एक रखा जाता है। जब भी हम कपड़े को कट करते हैं तो कपड़ा कट करने से पहले हम कपड़े को फैलाते हैं। कपड़ा बहुत सारा ढेर में होता है जब फैक्ट्रीज वगैरह में कट किया जाता है तो उस कपड़े को कैसे हम फैलाएंगे, किस तरीके से हम फैलाएंगे। अगर डिज़ाइन है तो हम डिज़ाइन को किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कि जब हम कटिंग कर सारे पीसेस को निकालते हैं तो वो
अलग अलग ना हो या कोई डिज़ाइन रॉन्ग या राइट ना हो जाए, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखते हुए तो वो एक पूरा प्रोसेस स्प्रेडिंग कहलाता है। फैब्रिक स्प्रेडिंग यानी कपड़े की कटिंग से पहले हम कपड़े को किस तरीके से फैलाते हैं, किस तरीके से सेट करते हैं, वो पूरी एक प्रक्रिया जो होती है वो स्प्रेडिंग कहलाती है। एक के ऊपर एक रखा जाता है। प्रत्येक स्प्रेड का संयोजन अर्थात प्रत्येक रंग की परतों की संख्या कट ऑर्डर प्लान द्वारा प्राप्त की जाती है। प्लाई की संख्या निम्न पर निर्भर करती है। ये पूरा प्रोसेस, कितनी हमें प्लाई कट करनी है, कितना हमें डिज़ाइन रखना है, ये एक ऑर्डर पर डिपेंड करता है। और कितनी संख्या कट करनी है, ये कटिंग मशीन की कैपेसिटी तथा उत्पादन की क्षमता पर निर्भर करता है। कितना ज़्यादा मशीन की कैपेसिटी है, उससे हमें कितनी प्लाई जो है मिलेंगी, ये मशीन पर डिपेंड करता है। फैब्रिक का प्रकार खुदरा अथवा चिकना है तथा फैब्रिक की मोटाई कितनी है, फैब्रिक किस टाइप का है, हमें जो भी प्लाईज मिलेंगे उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फैब्रिक हमारा कैसा है। जैसा हमारा फैब्रिक होगा उसके अकॉर्डिंग ही मशीन उसकी मोटाई या थिकनेस को नाप करके और फिर प्लाईज कट करेगी। फैब्रिक स्प्रेडिंग कितने टाइप्स की होती हैं? फैब्रिक स्प्रेडिंग 2 तरीके की होती है बेसिकली। एक होती है फ्लैट स्प्रेडिंग। यह स्प्रेडिंग की एक इकोनॉमिकल विधि है। इस प्रकार के स्प्रेड में सभी पाइल्स की लंबाई समान रहती है। कपड़ों के सामान्य रूप में मार्कर के गुणकों के अनुपात में स्प्रेड किया जाते हैं। फ्लैट होते हैं, इसमें जितनी भी ये पाइल्स या परतें होती हैं, तह हैं, इनकी जो लंबाई रखी जाती है वो सामान्य और एक बराबर रखी जाती है। ये बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। ऐसे एक साथ आप फ्लैट में बिछा करके कपड़ों को और फिर कट करते हैं। स्टेप्ड, ये स्प्रेडिंग की एक सेकेंड मेथड है। इस विधि में स्प्रेड को सामान्य रूप से छोटे छोटे स्टेप्स की तरह बनाया जाता है। इस तरीके से स्टेप में कपड़ों को रखा जाता है और उनकी कटिंग की जाती है, जिसमें सभी फैब्रिक एक समान लंबाई वाले स्टेप में होते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कटिंग किए जाने वाली मात्रा फ्लैट स्प्रेड को यूज़ को रोकती है। प्लाई की संख्या कलर लेंथ ऑर्डर में लिखे होते हैं। हमें कितना प्लाई की संख्या चाहिए, कितना ऑर्डर, ये हमारी ऑर्डर में लिखे हुए थे। लेंथ कितना चाहिए, कलर कितना चाहिए, ये भी ऑर्डर में लिखे हुए थे। तो छोटे छोटे स्टेप्स में जो इनको रखा जाता है, इसलिए इनको स्टेप स्प्रेड कहते हैं। फैब्रिक स्प्रेडिंग की विधि। फैब्रिक स्प्रेडिंग मुख्यतः दो विधियां हैं, मैनुअल और मैकेनिकल। इनको हम मैनुअली भी स्प्रेड कर सकते हैं और मशीन के द्वारा या मैकेनिकली भी इनको हम स्प्रेड कर सकते हैं। मैनुअल विधि को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी सहायता से फैब्रिक स्प्रेडिंग की जाती है। मैनुअल को भी हम 3 तरीके से स्प्रेड कर सकते हैं। फुल हैंड स्प्रेडिंग, फुल्ली हैंड होते हैं जिसमें किसी भी टूल्स का यूज़ नहीं करते हैं। हुक द्वारा हैंड स्प्रेडिंग, इसमें हम हैंड्स की तरह से स्प्रेड करते हैं लेकिन एक हुक की सहायता से सारे ले को उठाते हैं। स्प्रेडिंग ट्रैक द्वारा हैंड स्प्रेडिंग, स्प्रेडिंग ट्रैक होता है जिसके द्वारा हैंड से हम स्प्रेड करते हैं। मैकेनिकल विधि, यह विधि भी 2 प्रकार के से फैब्रिक स्प्रेड करती है। मैकेनिकल, जिस तरह से मैनुअल को हम 3 तरीके से कर सकते हैं उसी तरीके से मैकेनिकल भी 2 तरीके से की होती है, सेमी ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग और फुल्ली ऑटोमेटिक। इसको मशीन की सहायता से किया जाता है, जिसमें फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी यूज़ होती है और सेमी ऑटोमेटिक मशीन। सेमी ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन के लाभ। सेमी ऑटोमेटिक स्प्रेडिंग मशीन के निम्नलिखित लाभ हैं। मशीन में फैब्रिक की मोटाई की गणना स्वतः करने की कैपेसिटी होती है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन में फैब्रिक की मोटाई कितनी है, थिकनेस कितनी है, उसको वो खुद ही जो है काउंट कर लेती है। इस मशीन में एक विशेष टूल होता है जिससे इंस्पेक्शन लाइट कहते हैं, जो फैब्रिक में अति सूक्ष्म दोष की जांच कर लेती है। अगर फैब्रिक में कोई डिफेक्ट है तो उसको इस टूल की सहायता से वो डिडक्ट कर लेती है। मशीन में फैब्रिक की परतों की स्वतः काटने की कैपेसिटी होती है। जितनी भी लेव होती है उसको मशीन स्वतः कट कर लेती है। यह मशीन प्रति मिनट 100 मीटर फैब्रिक को स्प्रेड कर सकती है। 100 मीटर फैब्रिक पर मिनट ये मशीन स्प्रेड करती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आपकी, यह मशीन निर्धारित कर सकती है कि स्प्रेडिंग प्रारंभ करने से पहले कितनी परतें स्प्रेड की जानी है, कितनी ज़्यादा स्प्रेड परतों या तह को हम स्प्रेड कर सकते हैं, ये पहले से ही काउंट करके इस बात का निर्धारित कर लेती है। यह मशीन रोबोटिक तकनीक द्वारा काम करती है, जिससे यदि फैब्रिक रोल खाली हो जाता है तो मशीन स्वतः नया रोल ले लेती है तथा स्प्रेडिंग को पुनः वहीं से प्रारंभ कर देती है जहां से समाप्त किया।
ये एक रोबोटिक टेक्निक पर काम करती है। इसमें अगर रोल्स ख़त्म हो जाते हैं तो ये वेट नहीं करती कि कोई आएगा और उसमें रोल डालेगा, ये स्वतः रोल ले करके और वहीं से प्रारंभ करती है स्प्रेडिंग जहाँ से उसने ख़त्म किया हो। इसमें प्रत्येक प्रकार के फैब्रिक को स्प्रेड किया जा सकता है तथा यह प्रत्येक प्रकार की ले का निर्माण कर सकती है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में हर टाइप के फैब्रिक का लेत बन जाता है, से निर्माण हो जाता है और हर तरीके के फैब्रिक का यूज़ कर। सेमी ऑटोमेटिक में या हैंड्स में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन फुल्ली ऑटोमेटिक में तो फुल्ली ऑटोमेटिक यह प्रत्येक प्रकार के फैब्रिक को स्प्रेड कर सकती है तथा यह प्रत्येक प्रकार की ले का भी निर्माण कर सकती है। इस तरीके से हमने जाना आज कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न के टाइप्स क्या होते हैं, पैटर्न बनाने का इम्पोर्टेंस क्या होती है, स्प्रेडिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, उनके एडवांटेज क्या हैं। जो भी मैंने आज आपको प्रशिक्षण दिया है यह ड्रेस मेकिंग थ्योरी, जिसकी लेखक प्रिया गर्ग, नीलकंठ पब्लिकेशन तथा भारत स्किल वेबसाइट से मैंने कंटेंट लिया था और मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो भी प्रशिक्षण आपको दिया है वो आगामी भविष्य में आपको मददगार साबित होगा। धन्यवाद।